नहीं। तो बात करते हैं हम आपके पहले प्रश्न की। देखिएगा, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और बीटीसी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इसमें हम फर्स्ट पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो बात करते हैं हम आपके पहले प्रश्न की। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होता है, यह आपको बताना है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होता है? विद्यार्थी होता है क्या, अध्यापक, विद्यालय या फिर आपका प्रधानाचार्य? तो आपको ध्यान रखना है मूल्यांकन प्रक्रिया में किसको केंद्र माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है आपके विद्यार्थी को केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन भी हमें किसका करना होता है? विद्यार्थी का करना होता है, इसीलिए केंद्र बिंदु भी, ठीक है, विद्यार्थी को ही माना जाता है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं, मापन का सामान्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र से है क्या, सामाजिक विज्ञान से या फिर गणित से? तो बिल्कुल सही, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर गणित है, यानी गणित होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मापन का संबंध किस सब्जेक्ट से है, मापन का जो सामान्य सिद्धांत है वो किस सब्जेक्ट से है? तो आपको ध्यान रखना है गणित से है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, इसी तरह से आप जुड़े रहिएगा और अपने प्रश्नों को तैयार करते रहिएगा। तो बात करते हैं हम आपके प्रश्न नंबर 3 की। मूल्यांकन मापन से अलग है, ये कैसे आप कहेंगे? तो मूल्यांकन में हम मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया का, ठीक है, अध्ययन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी एक तरह की मात्रात्मक प्रक्रिया होती है मूल्यांकन। निर्णय लेने में व्यापक प्रक्रिया यानी व्यापक सहायता करता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। किसी को आपने मूल्यांकन करा और मूल्यांकन के आधार पर आप निर्णय भी ले सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक तरह का मूल्यांकन में भी, मूल्यांकन मात्रात्मक प्रक्रिया होती है, निर्णय लेने में व्यापक सहायता करती है। इसके साथ साथ गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया बिल्कुल भी मूल्यांकन नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं आता है मूल्यांकन। जबकि आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मूल्यांकन में आपको ध्यान रखना, सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। मापन में क्या किया जाता है? गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप लोग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। इस तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 की। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसका अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है, इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? मैकोबी ने दी थी क्या, क्रो ने दी थी क्या, या गुड एंड हैट ने दी थी, या प्रोफेसर एस के दुबे ने दी थी? तो आपको ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी एस के दुबे ने दी थी। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है, इसकी अंतिम पुष्टि के लिए हमें विज्ञान में ही लौटना पड़ता है। बहुत सही बता रहे हैं आप लोग। और जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनते रहिएगा और बार बार रिपीट करते रहिएगा, आपको याद हो जाने वाला है। तो बात करते हैं हम आपके प्रश्न नंबर, ठीक है, ये आपका तीसरा था, ये चौथा है, और अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 की अगर बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं होती है। तो कोई भी मूल्यांकन को प्रभावी बनाना हो तो उसकी विशेषता में आपको क्या चीज़ नहीं रखनी है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है इसमें। तो विश्वसनीयता बिल्कुल होती है, मूल्यांकन प्रणाली की एक विशेषता होती है विश्वसनीयता, और लचीलापन भी इसकी एक विशेषता होती है, वहीं वैधता भी इसकी एक विशेषता होती है। जबकि जटिलता आपको ध्यान रखना है, ये मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं होती है, ये आपको भली भांति पता होने चाहिए। तो अगर कोई पूछे आपसे प्रभावी मूल्यांकन की प्रणाली की 4 विशेषताएं बताइए, ठीक है, या 3 विशेषताएं बताइए, तो आप ध्यान रखेंगे विश्वसनीयता, लचीलापन और वैधता। ठीक है, ये लिखकर अपना आंसर कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम आपके प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर देखिएगा 6 में क्या कहा है आपसे कह रहा है सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है। तो सार्थक ज्ञान के लिए
निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है, ये आपको बताना है। तो बहुत सही, जो लोग इसका आंसर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसमें आपने देखा था, इसमें आप गुणात्मक प्रक्रिया का अध्ययन भी कर रहे थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यानी बिल्कुल सही जो लोग ऑप्शन बी इसका आंसर दे रहे हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 में अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 7 में देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें तो शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी CCE पर प्रभावी जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा या प्रथम राष्ट्रीय नीति, ठीक है, या फिर मोदालियर आयोग की सिफारिश के द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया। इसको सतत एवं समग्र मूल्यांकन को CCE भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी डिस्कशन जो है फुल फॉर्म की अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्नों में हम करेंगे, लेकिन ये वीडियो आपकी सिर्फ MCQ से संबंधित होने वाली है, तो ठीक है, तो हौच पौच नहीं करने वाले। तो इस तरह से हम बात करते हैं अब आपके प्रश्न नंबर, ठीक है, 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 की अगर बात करें तो इसमें देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 8 में अगर बात करें तो बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं होता है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं होता है, यह आपको बताना है। तो अनुवाद तो बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग होता है, विवेचना भी होता है और वाग विस्तार भी होता है। तो बौद्धिक योग्यता के अंग बताने हैं तो ये आपसे पूछ सकता है अति लघु में। तो अनुवाद, विवेचना और वाग विस्तार किसके? बौद्धिक योग्यता के। तो जबकि आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी यानी इसका आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी अनुप्रयोग बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर प्रश्न के अकॉर्डिंग आप प्रश्न 8D लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं? बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं? मौखिक तकनीक पर, परियोजना तकनीक पर, अवलोकन तकनीक पर या फिर अभिन्यास तकनीक पर। तो देखते हैं आप लोग इसका आंसर क्या देते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिएगा और इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो बिल्कुल सही, जो लोग इसका आंसर ऑप्शन बी चुन रहे हैं यानी परियोजना तकनीक। तो बच्चों के सीखने की प्रगति का जो वर्णन है, वो वर्णन अभिलेख जो है वो किस पर आधारित होता है? सीखने की प्रक्रिया का जो वर्णन अभिलेख होता है वो परियोजना तकनीक पर आधारित होता है। तो बिल्कुल सही, जो लोग ऑप्शन बी चुन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर अगर 10 की बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 10 में क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो जो क्रियात्मक शोध होता है इसका अंतिम चरण क्या होता है, ये आपको बताना है। तो क्या निष्कर्ष होता है, प्रदत्त विश्लेषण होता है, परिकल्पना निर्माण होता है या फिर सांख्यिकी विश्लेषण होता है? तो जो लोग ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बता रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी निष्कर्ष क्या होता है आपको ध्यान रखना है, ये क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण माना जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 11 की यानी 11 की। तो देखिएगा प्रश्न नंबर अगर 11 की बात करें तो आपको दे रखा है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। तो क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक किसको माना जाता है, ये आपको बताना है। SS स्टीवेंस को माना जाता है क्या, या फिर GC हेल्मस्टेडटर को माना जाता है, या स्टीफन एस कोरे को, या ब्रैड फील्ड को माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी GC हेल्मस्टेडटर को क्रियात्मक शोध का
प्रवर्तक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रियात्मक शोध किससे संबंधित है? जीसी हेल्मस्टेटर से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 12 की। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपका लाइक करना परम धर्म बनता है, उसको फॉलो कीजिएगा। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। सामुदायिक जो सहभागिता होती है इसमें नवाचार क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपको बताना है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार एनसीसी है क्या, स्काउटिंग है क्या, ठीक है, या फिर आपको बताना है रेड क्रॉस संस्था है क्या, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो सामुदायिक सहभागिता में नवाचार किस किस को कहा जाता है, एनसीसी को भी कहा जाता है, स्काउटिंग को भी और रेड क्रॉस संस्था को भी कहा जाता है, जबकि उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल करेक्ट बैठने वाला है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 13 की। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ है, ये आपको बताना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था ये आपको बताना है। 2011 में हुआ था क्या, 2010 में या 2008 में या फिर 2009 में। तो जो लोग बिल्कुल ऑप्शन ए चुन रहे हैं यानी 2009 बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आपको ध्यान रखना है आरंभ हुआ था, तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 2009 में हुआ था, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 की देखिएगा, बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 14 में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम पढ़ के बता देते हैं आपको। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान या ऐतिहासिक अनुसंधान या फिर वर्णनात्मक अनुसंधान। तो जो लोग ऑप्शन ए यानी क्रियात्मक अनुसंधान की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है एक प्रधानाचार्य के द्वारा कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्रियात्मक अनुसंधान किसके द्वारा किया जाता है? एक प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाने वाला, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है? प्रश्न नंबर 15 में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। क्रियाविधि होता है क्या, नैदानिक होता है, विवरणात्मक होता है या रूपांतरकारी होता है? तो बिल्कुल सही, जो लोग ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, यानी ऑप्शन बी नैदानिक क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य होता है, ये आपको भली भांति कंठस्थ कर लेना है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 में आपको ध्यान रखना है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। जिस तरह से शिक्षा निरंतर चलती है उसी तरह से शिक्षा के साथ मूल्यांकन भी चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये किस आयोग ने या किसने इसकी सिफारिश दी थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसने कहा है ये आपको बताना है। तो बहुत सही, जो लोग इसका आंसर ऑप्शन सी यानी NCERT को चुन रहे हैं बिल्कुल सही चुन रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। NCERT, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 17 की। तो अगर आप, ठीक है, पूरे सेमेस्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, थर्ड सेमेस्टर के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, कंठस्थ करना चाहते हैं, तो वीडियो का, ठीक है, वीडियो के जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो बात करते हैं हम आपके प्रश्न नंबर 17 की। निम्नलिखित में
कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब है जिसमें आपके एक से अधिक उत्तर होते हैं, आपको कोई एक सही आंसर बताना होता है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ का मतलब है आपके पास विकल्प दे रखे हों। तो बहुविकल्पीय में वस्तुनिष्ठ होता है, इसमें भी आपके पास विकल्प होते हैं। एकांतर पद या फिर एकांतर पद में भी आपके पास, ठीक है, यानी एक एक का अंतर से अगर आपको विकल्प दे रखे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। लघु उत्तरीय में आपको लिखना होता है, ना कि आपके पास 4-5 ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो बिल्कुल सही, जो लोग ऑप्शन सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही चुन रहे हैं। और मिलान पद में भी आपको पता है मिलाना पड़ता है, एक से अधिक आपके पास आंसर दे रखे होते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 18 की। तो पेज नंबर 18 में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पेज नंबर 18 में ध्यान रखना है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। यह कथन ये किस प्रकार का प्रश्न है, ये आपको बताना है। तो स्मृति संबंधी प्रश्न है, विचारोत्तेजन प्रश्न है, तर्क संबंधी है या विकासात्मक है। तो ये स्मृति संबंधी है, अगर आपको याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, अगर याद नहीं तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते। अर्थात ये स्मृति संबंधी यानी मेमोरी बेस्ड, ठीक है, प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 19 की। तो पेज नंबर 19 में आपको ध्यान रखना है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। व्यतिकरण कहलाता है क्या, समीक्षा, प्रत्याकरण या फिर परिकल्पना या उपकल्पना। तो आपको ध्यान रखना है परिकल्पना या उपकल्पना किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 20 की। तो बात करते हैं आपके पेज नंबर 20 की। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। विश्लेषण नहीं आता है, क्या आता है, ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है और मूल्यांकन आता है। जबकि मूल्य आंकना जो है ये आपको ध्यान रखना है, ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होने वाला है। बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट प्रश्न 21 की। तो आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 21 में शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो जो शैक्षिक शोध होता है इसको सामान्यतः हम 6 भागों में बांट सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इसका। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य क्या होता है, ये आपको बताना है। तो सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य होता है, ये आपको बताना है। सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधा अनुसार, आपको ध्यान रखना है, सुविधा अनुसार परीक्षा लेना या सत्र प्रारंभ सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है, ये आपको ध्यान रखना है। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सत्र प्रारंभ से लेकर सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करते रहना, सतत मूल्यांकन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पेज नंबर 23 की। तो सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी यानी 6 मूल्यांकन के पक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मूल्यांकन के कितने आपको ध्यान रखना है भाग होते हैं, तो मूल्यांकन के 6 भाग होते हैं यानी 6 पक्ष होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 24 की। तो पेज नंबर 24 की अगर बात की जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा पेज नंबर 26 में। तो 24 में मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है। तो जो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता है ये छात्र को होती है, बिल्कुल सही है। शिक्षक को भी होती है, हाँ बिल्कुल होती है। अभिभावक और समाज को भी होती है, बिल्कुल होती है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी ये सभी इसके सही आंसर हो जाने वाले हैं। तो बात करते हैं हम आपके पेज नंबर 25 की। तो पेज नंबर 25 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है पेज नंबर 25 में प्रोफेसर स्टीफन
एम कोरे की पुस्तक का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अरस्तु जो थे, ठीक है, उनसे संबंधित थी। एसेंशियल ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट, बिल्कुल नहीं। इम्प्रूव एजुकेशन या इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी है इसका, इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस स्टीफन एम कोरे की पुस्तक का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आपके पेज नंबर 26 की। तो पेज नंबर देखिएगा 26 में हम क्या कहते हैं, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं। 60 अंक प्राप्त करना क्या है, तो 60 अंक प्राप्त करना क्या है, रीता में हमने क्या किया है, 60 अंक देकर ये आपको बताना है। मापन किया है, मूल्यांकन, परीक्षण या उपलब्धि की है। तो देखते हैं पेज नंबर आप 26 का आंसर क्या देने वाले हैं। तो रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये हमने क्या किया है, रीता का मापन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल सही जो लोग इसका आंसर ऑप्शन ए चुन रहे हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके, तो जैसा कि तो रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं, ये आपका क्या है, मापन है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सही जो लोग ऑप्शन ए को चुन रहे थे। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 27 की। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं, ये आपको बताना है। तो ये है पेज नंबर 27। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं, ये आपको बताना है। देखो, उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, ठीक है, व्यवहारिकता भी होती है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अधिकांशतः ऐसा ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर भी सभी वाला ऑप्शन आता है तो बिल्कुल 100% ये होता है कि वही आंसर उसका होगा ही, ये आपको कंठस्थ बात कतई दिमाग में डाल लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम आपके पेज नंबर 28 की। तो देखिएगा पेज नंबर 28 जो है ये क्या कह रहा है आपसे, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है क्या कहलाता है। भाई कोई भी चीज़ सच्ची है, फिर चाहे उसका कितनी बार परीक्षण करो रहेगा तो परिणाम भाई, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हैं, यानी विश्वसनीयता, न्यायाधीश, वैधता या कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, विश्वसनीयता में ऐसा होता है कि आप बार बार उसका परीक्षण करते हैं लेकिन हमेशा परिणाम समान ही प्राप्त होता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होने वाला है। बात करते हैं हम आपके पेज नंबर 29 की। तो पेज नंबर देखिएगा 29 की अगर बात करें, मूल्यांकन अनुरूप है, तो मूल्यांकन किसके अनुरूप है भाई मेरे, ये आपको बताना है। तो मूल्यांकन किसके अनुरूप है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताते रहिएगा। और ठीक है, अगर नए हैं तो जैसा कि आपसे पहले भी बोल चुके हैं, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है विधि से, तो विधि के अनुरूप है कौन मूल्यांकन, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 3030 की, यानी 30 शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है। शैक्षिक नवाचार की विशेषताएं बतानी है, तो अधिगम प्रक्रियाओं में नवाचार, बिल्कुल सही। शिक्षण विधि में नवाचार, बहुत सही। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, तो बहुत सही। आपको ध्यान रखना है, अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 31 की। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः हम कितने भागों में बांटते हैं, आपको ध्यान रखना है। मूल्यांकन प्रक्रिया को हम 6 भागों में बिल्कुल भी नहीं बांटते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है फिर, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी 4। तो मूल्यांकन जो प्रक्रिया है इसको कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में बांटते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 32 की, यानी 32 मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन किसी निश्चित
स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। ये कथन किसका है? हेल्ग स्टेडर का है, एस स्टीवेंस का है, बर्ट्रैंड रसेल का है, या फिर वुंट का है? तो देखते हैं कौन इसका आंसर बिल्कुल कंठस्थ किया हुआ है, यानी सही आंसर बता रहा है। तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये आपको आंसर बताना है। तो देखते हैं कितना लोग इसका आंसर बिल्कुल सही चुन रहे हैं। तो इसका आंसर आपको सही बताना है। तो यानी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही जो लोग ऑप्शन बी की ओर जा रहे हैं, यानी एस स्टीवेंस का कथन है, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। बहुत सही, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न कौन सा था आपका? कितने नंबर का था? प्रश्न था आपके 32 नंबर का, यानी 32 क्रम का था। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से बात करते हैं हम आपके महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 33 की। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है, ये आपको बताना है। तो ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के आपको ध्यान रखना है संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। ये बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 34 की। तो प्रश्न नंबर 34 की अगर बात करें, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो उत्तम परीक्षण की विशेषता है, वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है, लेकिन कठोरता बिल्कुल भी उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में से विशेषता नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं हम आपके प्रश्न नंबर 35 की। तो प्रश्न नंबर देखिएगा 35 की अगर बात करें, शैक्षिक उद्देश्य के अंग क्या है, ये आपको बताना है। शैक्षिक उद्देश्य के अंग क्या हैं, ये आपको बताना है। तो ठीक है, उद्देश्य के अंग क्या हैं, ये आपको बताना है। तो जो लोग ऑप्शन यानी डी को चुन रहे हैं, बालक, समाज, बस, विषय वस्तु, यानी अर्थात ये तीनों, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम आपके प्रश्न नंबर 36 की। शोध कितने प्रकार के होते हैं? तो शोध आपको बताना है कितने प्रकार के होते हैं। तो शोध आपके 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। शोध के कितने प्रकार होते हैं? शोध के 2 प्रकार होते हैं, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं मूल्यांकन का पक्ष है। तो ये प्रश्न जो होगा आपका 37 या 36 होगा। 1 मिनट देख लेते हैं, यानी ये प्रश्न जो था आपका 37 का है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम आपके मूल्यांकन का पक्ष है। तो मूल्यांकन का पक्ष क्या है, ये आपको बताते रहना है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। तो बात करते हैं मूल्यांकन का पक्ष है। तो मूल्यांकन का पक्ष क्या है, ये आपको बताना है। तो मूल्यांकन का जो पक्ष होता है वो संज्ञानात्मक भी होता है, बिल्कुल करेक्ट है, और भावात्मक भी होता है, कौशलात्मक भी होता है, अर्थात हम इसका आंसर ऑप्शन डी को चुन लेंगे। तो मूल्यांकन का पक्ष ये सभी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 38 की। 38 यानी 38। तो प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है? रेड प्रिंट है क्या या ब्लू प्रिंट है? तो बिल्कुल सही, जो लोग ऑप्शन आपका ए चुन रहे हैं, यानी ब्लू प्रिंट। ब्लू प्रिंट क्या है? एक तरह का प्रश्न पत्र को तैयार करने का मेथड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम आपके प्रश्न नंबर 39 की। तो 39 में आपको देखिएगा क्या ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 39 में
पेज नंबर 39 में देखिएगा, आपको ध्यान रखना है मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार होते हैं। किसी का मूल्यांकन करना है तो प्रश्न के प्रकार कैसे होने चाहिए? वस्तुनिष्ठ भी होने चाहिए, अति लघु और लघु उत्तरीय भी होने चाहिए, दीर्घ उत्तरीय भी होने चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं ये सभी प्रश्न होने चाहिए। यानी तो इस तरह से हम ऑप्शन आपके, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट मानने वाले हैं। बात करते हैं आपके पेज नंबर 40 की। 40 यानी 40 क्रियात्मक चरण के कितने शोध होते हैं ये आपको बताना है। तो जो क्रियात्मक शोध होता है इसके कितने चरण होते हैं ये आपको बताना है। तो देखते हैं आप लोग इसका आंसर क्या देते हैं। 6 होते हैं क्या, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 7 होते हैं? तो आपको बताना क्रियात्मक चरण के कितने शोध होते हैं ये आपको बताना है। तो बहुत सही जो लोग इसका आंसर यानी 6 बता रहे हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात करते हैं हम आपके पेज नंबर 41 की। यानी परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? परिकल्पना कितने प्रकार की होती है भाइयों? तो परिकल्पना होती है 2 प्रकार की। इसी के साथ साथ आपसे पूछा जा रहा है नवाचार क्या है, नवाचार क्या है, नवाचार क्या है? तो नवाचार है, नवाचार क्या है, नवाचार क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है नवाचार क्या होता है। शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? नवाचार कहते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके 4 या 2 यानी 42 प्रश्न की। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग क्या कहलाता है? तो क्रियात्मक आपको बताना है। तो जो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग क्या कहलाता है? न्यायादर्श, समंजन, आत्मसातन या अभिविन्यास। तो आपको बताना है क्रियात्मक शोध के अंतर्गत, ठीक है, संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है इसको हम कहते हैं न्यायादर्श, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? न्यायादर्श। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन ए यानी, ठीक है, न्यायादर्श हो जाएगा। इस तरह से हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 43 की। तो पेज नंबर 43 में शून्य परिकल्पना संबंधित है, यह आपको बताना है। तो शून्य परिकल्पना संबंधित है ये आपके निर्देश रहित परिकल्पना से, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं पेज नंबर 44 की। तो पेज नंबर 44 में क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण क्या होता है? तो क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान करना, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से बात करते हैं न्यायादर्श का संबंधन क्या है? न्यायादर्श का संबंधन क्या होता है यह आपको बताना है। तो जो न्यायादर्श होता है इसका संबंध किससे होता है यह आपको बताना है। तो इसका संबंध होता है क्रियात्मक शोध से। तो न्यायादर्श किससे संबंधित होता है? क्रियात्मक शोध से। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके पेज नंबर, ठीक है, 45 की। आप अपने आप से काउंट कर सकते हैं। न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ क्या है यह आपको बताना है। तो न्यायादर्श का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? नमूना यानी सैंपल, ठीक है। तो इसी तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो देखिएगा नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना संज्ञात्मक पक्ष में आता है। संज्ञात्मक पक्ष में क्या आता है मेरे भाई? तो ये आपको बताना है। तो संज्ञात्मक पक्ष में ज्ञान भी आता है, बोध भी आता है और व्यवहारिक एवं मूल्यांकन भी आता है। यानी हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। इसी तरह से आपको बताना है भावात्मक पक्ष का संबंध होता है। भावात्मक पक्ष का संबंध किससे होता है ये आपको बताना है। रुचियों से, संवेगों से, मनोवृत्तियों से, यानी सभी से। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? तो कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम होता है क्रियात्मक पक्ष, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं?
तो क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं, तो ये तो आप पढ़ चुके हैं। तो क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं ये आपको बताना है, यानी 6 स्तर होते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे क्या कहलाता है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कितने लोग इसका करेक्ट आंसर बताने वाले हैं। तो यानी बिल्कुल सही ऑप्शन ए जो लोग चुन रहे हैं बिल्कुल सही चुन रहे हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके देखिए, इसी तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की, यानी किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो मौखिक परीक्षा को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया ये आपको बताना है, ठीक है। तो मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान किसने दिया है यह आपको बताना है, यानी सुकरात ने कहा कि प्रश्न करा करो, प्रश्न से आंसर मिलेगा, अपन की खोज में निकला करो। इस तरह से मिचॉल स्कीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया है। भूमिका पर चर्चा करते हुए भूमिका को 2 भागों में विभाजित किया किसने, मिचॉल स्कीवेन ने 1967 में। ये 2 भाग क्या थे ये आपको बताना है। मिचॉल स्कीवेन ने भूमिका पर चर्चा किया, इसके 2 भाग बताए, तो 2 भाग भूमिका के कौन से हैं ये आपको बताने हैं। तो आपको ध्यान रखना है संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन दोनों किस में बताए थे इन्होंने, आपको ध्यान रखना भूमिका के 2 भाग बताए थे। मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित होता है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कथन है मैरिसन का, ठीक है। तो किसका है ये कथन, मैरिसन का, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके मापन और मूल्य निर्णयन मिलकर क्या बनते हैं। मापन और मूल्य निर्णयन मिलकर क्या बनते हैं ये आपको बताना है, यानी मूल्यांकन का निर्माण होता है। इसी तरह से आपको बताना है किसका कथन है, मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसका कथन है, मापन मूल्यांकन का वह भाग होता है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये कथन था बाशले का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसका कथन है, बाशले का। और जबकि मैरिसन का कथन क्या था वो भी आपको, ठीक है, एक बार ध्यान रखना है। तो जो मैरिसन है उनका कथन क्या था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैरिसन है उनका कथन आपको पता होना चाहिए। मैरिसन का कथन था, आपको ध्यान रखना है, ये मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। मैरिसन का कथन है। और वहीं ध्यान रखना है मूल्य मापन मूल्यांकन का विभाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह है बाशले का संबंध। परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब आरंभ होती है। परिषदीय जो विद्यालय होते हैं उनमें प्रथम सत्र की परीक्षा कब आरंभ की जाती है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही जो लोग ऑप्शन आपका अगस्त यानी ऑप्शन ए करेक्ट बता रहे हैं। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, देखिएगा नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, डायग्नोसिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये किया जाता है यानी मापन के लिए। इसी तरह से आपको बताना है शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत क्या रखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है शैक्षिक अधिगम रखते हैं, मूल्यांकन रखते हैं और विद्यालय प्रबंधन रखते हैं। जबकि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है।
इसी तरह से बात करते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन के उद्देश्य आपको ध्यान रखना है छात्रों की समस्या का ज्ञान, ठीक है, बिल्कुल सही, ये मूल्यांकन होता है। समस्याओं का निराकरण करना, बिल्कुल सही। शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार करना, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आपके मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। तो मूल्यांकन की क्या विशेषताएं ये आपको बताना है। तो मूल्यांकन की विशेषता है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही भाई, जैसे शिक्षा चलती है वैसे ही मूल्यांकन भी चलता रहता है। गुणों का मापन होता है, बिल्कुल सही। शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। बात करते हैं हम आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए। बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए। तो इसमें H का मतलब क्या था ये आपको बताना है। उन 3H का मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो हेड, हार्ट और हैंड, यानी सिर, दिल और हाथ, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित किया जाता है। तो द्वितीय सत्र परीक्षा विद्यालय में कब निर्धारित की जाती है ये आपको बतानी है। तो ये आपको ध्यान रखना है आपका, यानी दिसंबर में, ठीक है। तो दिसंबर में आपको ध्यान रखना है। तो दिसंबर में आपको ध्यान रखना है दूसरा जो सत्र होता है यानी उसकी परीक्षा आयोजित की जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिसंबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नवंबर है, तो यानी कट करके आप यहाँ पर दिसंबर करने वाले हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्या क्रम है ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है, तो यानी ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग और कौशल, ये आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं बात करते हैं हम आपके किसका कथन है, प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है। ये किसका कथन है ये आपको बताना है। तो आपको बताना है ये किसका कथन, प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है, ये किसका कथन है, थॉर्नडाइक का। तो थॉर्नडाइक का आपको ध्यान रखना है कथन क्या है, थॉर्नडाइक का कथन है, आपको ध्यान रखना है प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है। जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है नवाचार, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह से हम बात करेंगे आपके नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करें। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसको प्रतीत, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जिसको आपको ध्यान रखना प्रतीत की जगह आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यानी आपको ध्यान रखना है ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। नहीं, आपको इसमें ध्यान रखना है नवाचार एक ऐसा विचार है जिसका नवाचार की अगर बात करें हम,